हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी पीईटी एग्ज़ाम के लिए मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारा दिल्ली सल्तनत का दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया हुआ था एंड मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया था। गुलाम वंश और खिलजी वंश आपके हो चुके हैं। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप नैंसरी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर मैं गुलाम वंश की बात करूं तो गुलाम वंश आपका कब से कब तक रहा है? गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 रहा, 1206 से 1290। खिलजी वंश कब से कब तक रहा है? तो 1290 से 1320 तक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आज यहाँ पर पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। आज आपको पढ़ना है यहाँ पर कौन सा? तुगलक वंश। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो तुगलक वंश का जो समय रहा है ये कब से कब तक रहा है? तुगलक वंश आपका रहा है 1320 से कब तक? 1320 से आपका 1414 तक आपका क्या रहा है? तुगलक वंश रहा है। और लास्ट आपको आज यहाँ पर क्या पढ़ना है? और लास्ट आज आपको यहाँ पर पढ़ना है कौन सा वंश? लास्ट आपको डायनेस्टी पढ़ना है लोधी। कौन सा? लोधी वंश आपको यहाँ पर पढ़ना है। लोधी डायनेस्टी आपको पढ़ना है। अगर मैं लोधी वंश की टाइम की बात करूँ तो इनका टाइम आपको देखिए आपको मिलेगा 1450 से भी मिलेगा, 1451 से भी मिलेगा। तो 1451 से आपका जो है आपका ये 1526 तक रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चारों वंश यहाँ पर लिखे हुए हैं, फटाफट से इनको अपने दिल में, अपने जिगर में, अपनी जान में बसाइए थोड़ा सा। ठीक है, क्यों बसाना है आपको मैम? क्यों आप ऐसे पाप करवा रही हैं हमसे? हमारे दिल में तो कोई और बसाए। बसा लीजिए, अब उनको भी बसाइए, यहाँ पर इनको भी बसाइए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे। तो ये सीक्वेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो आपके बेसिकली शासक रहे हैं, जैसे गुलाम वंश में कौन कौन रहा है, खिलजी वंश में कौन रहा है, इनका सीक्वेंस क्या रहा है, आप कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे मैं गुलाम वंश की बात करूँ, एक बार क्विक रिवीजन करवा ही देते हैं, सिर्फ इतना कि कौन कौन रहा है। अगर मैं आपसे गुलाम वंश की बात करूँ तो गुलाम वंश आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है। कहाँ से? कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है आपके संस्थापक थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक ही संस्थापक थे आपके गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको याद रखना है इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ये व्यक्ति है, अब मिस के नाम पर कहीं पर मिस मत कर दीजिएगा इन्हें। दूसरा है आपका इल्तुतमिश। तीसरा यहाँ पर कौन आता है? तो रजिया सुल्तान आता है। कौन आता है? रजिया सुल्तान। अब ये कौन थी बताइए? ये थी आपकी महिला रजिया सुल्तान। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बोला ताकि आप याद रखें कि इल्तुतमिश कोई महिला नहीं थी भाई। इल्तुतमिश महिला नहीं थी, रजिया सुल्तान पहली महिला थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद मैम आता है बलबन। कौन आता है? बलबन। बस इतने भाई आपको रुकना है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में मैंने बताया स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है? तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपके आते हैं। कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद आता है आपका मुबारक खिलजी। कौन आता है? मुबारक खिलजी आपका आता है। नेक्स्ट आपको सबसे लास्ट मैंने बताया था नासिरुद्दीन। किसके बारे में? नासिरुद्दीन खुर्रम शाह के बारे में, है ना। याद है ना आप लोगों को? नासिरुद्दीन खुर्रम शाह के बारे में याद है आप लोगों को? तो ये लास्ट आपको बताया गया था। इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम तुगलक वंश को शुरू करने वाले हैं। किसको? तुगलक वंश को। तो हेडिंग करिए अपनी कॉपी में एक मज़ेदार सी, तुगलक वंश। यहाँ पर आपको हेडिंग करनी है आपको तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो ये कब से कब तक रहा है? 1320 से 1414 तक का जो टाइम है ये आपका तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें किसको पढ़ना है? आपको पढ़ना है आपका गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आता है। ठीक है, अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि तुगलक वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो यहाँ पर नोट करिएगा संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? आपके जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक वो कौन है? तो संस्थापक में आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये संस्थापक रहे। अब अगर मैं बात करूं इनके अन्य नामों की तो इनके अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अन्य नाम अगर मैं गयासुद्दीन तुगलक के अन्य नामों की बात करूं, इनको गाजी मलिक बोला जाता है। क्या? गाजी मलिक बोला जाता है।
गाजी मलिक बोला जाता है एंड मलिक उल गाजी बोला जाता है। क्या? मलिक उल गाजी। तो गाजी मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मलिक उल गाजी इनको बोला जाता है। गाजी मलिक किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक को बोला जाता है, ठीक, याद रखेंगे। आपको बस गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक ही पॉइंट जानना है, वो ये है कि आपके जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इनके समय नस्ल और बटाई की प्रथा का प्रचलन में रही। तो नस्ल और बटाई की प्रथा किसके समय प्रचलन में रही? गयासुद्दीन तुगलक के। तो इनके समय में नस्ल एवं बटाई, मैं आपको आज बता देती हूँ। आज भी हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा ब्रेक हो, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मुझे बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं, सही नहीं हो रहे हैं। मैंने मेडिसिन ले ली हैं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए कि मैम अपना ध्यान रखिए, ये मेडिसिन लीजिए, बट कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तो अब जैसे चल रहा है चलते हैं। मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती हूँ। आपकी क्लास फिर भी दूंगी, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी मुझे दर्द हो, लेकिन मैं क्लास दूंगी, ठीक है। बटाई की प्रथा प्रचलन में रही, ठीक है। बटाई की प्रथा जो है प्रचलन में रही, ठीक। सो संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। अन्य नाम है इनका गाजी मलिक या फिर मलिक उल गाजी, इनको बोला गया है। अन्य नाम याद रखिएगा। यही व्यक्ति थे जिन्होंने नस्ल और बटाई की जो प्रथा है ये आपकी जो है बेसिकली प्रचलन में रही, इनके ही शासनकाल में थी। गयासुद्दीन तुगलक के ही आपके जो है शासनकाल में नस्ल और बटाई की जो प्रथा है ये प्रचलन में थी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानना है किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आपको तुगलक वंश में नेक्स्ट यहाँ पर क्या हेडिंग करना है? सब हेडिंग करना है। यहाँ पर सब हेडिंग करना है आपको मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो हेडिंग करिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक में आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। ये एक खगोल शास्त्र, ये गणित का और आयुर्विज्ञान जो है आपका, इन सभी में निपुणता रखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये कि सबसे शिक्षित कौन रहा है दिल्ली सल्तनत में? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। लिखिएगा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँ। हाँ, दिल्ली सल्तनत के सभी, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान था, याद रखिएगा, सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान था। यह एक आपका, यह खगोल शास्त्र, यह खगोल शास्त्र कौमा गणित एवं किसमें निपुणता रखता था? आयुर्विज्ञान में। एवं आयुर्विज्ञान में आपका जो है क्या रखता था? आयुर्विज्ञान में निपुणता रखता था। निपुणता रखता था, ठीक है। सो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान रहे हैं अभी तक, इन सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन था? तो सबसे ज़्यादा शिक्षित था मोहम्मद बिन तुगलक था। ये एक खगोल शास्त्र था, और इसको गणित और इसको आयुर्विज्ञान, इन सभी के बारे में जो है जानकारी थी, इन सभी में ये जो है निपुणता रखता था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग करिएगा निर्माण कार्य, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं, तो निर्माण कार्य में आपको इनके निर्माण कार्य को नोट करना है। अगर मैं निर्माण कार्य की बात करूं तो निर्माण कार्य में आप सभी को याद रखना है कि इनके द्वारा दीवान ए अमीर ए कोही, जो कि कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था, फसल चक्र की योजना बनाई गई, राजधानी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने स्थानांतरित की। तो सबसे पहले आपको यही नोट कर लेना है कि दीवान ए अमीर ए कोही, क्या? दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है, ए कोही ये कृषि की उन्नति के लिए, किसके लिए? कृषि की उन्नति के लिए विभाग के लिए क्या था? एक विभाग था, कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था, ठीक है, याद रखेंगे। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था।
आपको यहीं पर नोट कर लेना है, एक छोटा सा पॉइंट इस तरीके से एरो बनाकर नोट करिए, जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। फसल चक्र योजना इन्होंने बनाई थी। क्या? फसल चक्र। चूंकि पढ़ा लिखा था भाई तो फसल चक्र योजना बना सकता है। फसल चक्र की योजना बनाई, फसल चक्र की योजना बनाई। किसने बनाई? तो ये बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, फसल चक्र की योजना बनाई। राजधानी परिवर्तित की थी इसने, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके जो दिमाग है ना वो वहाँ पर खुलेगा। तो आपको अभी बस पढ़ना है, ध्यान से प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, बाकी अपने आप से करते रहिए। दिल्ली से दौलताबाद, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद जो है इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए गए। क्या? सोने के सिक्के जारी किए गए। तो इन सोने के सिक्कों को इब्न बतूता ने दीनार कहा था। क्या कहा था? दीनार कहा था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इस तरीके से आपको नोट करना है, आपको नोट कर लेना है यहाँ पर स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिन्हें इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी। किसकी? दीनार की संज्ञा दी, या दीनार कहा गया, दीनार की संज्ञा दी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया। सांकेतिक जो आपकी मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ठीक, अगर यहाँ पर मैं इब्न बतूता की बात करूँ, चूँकि आप जान चुके हैं कि स्वर्ण सिक्के जारी किए गए इनके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनके शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए गए, जिनको इब्न बतूता ने क्या कहा? जिनको इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी। ये जो इब्न बतूता हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इब्न बतूता हैं ये मोरक्को से थे। कहाँ से थे? मोरक्को से थे। तो मोरक्को निवासी था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोरक्को से थे। मोरक्को से कौन था? इब्न बतूता था। और वो किसके शासनकाल में आया? ओबियस सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके दिल में दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनकी शासनकाल में कौन आया? तो इनके शासनकाल में आपका इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, और इसे इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी बनाया गया। दिल्ली का काजी किसे बनाया गया? दिल्ली का काजी बनाया गया था इब्न बतूता को। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो 3 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं आपको कल भी बताई थी, बोलने में इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, लेकिन उस तकलीफ़ को आपको इग्नोर करना है। आपको बस पढ़ते रहना है, आपको बस क्या करना है? पढ़ते रहना है। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आपको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस का महत्व क्या है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है इब्न बतूता की पुस्तक थी। इब्न बतूता की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी किताब उल रहला। क्या पुस्तक थी? किताब उल रहला। किताब उल और रहला, ये जो पुस्तक है किसकी है? किताब उल रहला। ये पुस्तक है इब्न बतूता की। क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक है। इसमें सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन प्लस इसमें अपना यात्रा वृतांत इसने लिखा हुआ है। तो भारत जो है, भारत के दिल्ली सल्तनत काल जो है, दिल्ली सल्तनत जो रही है, इसकी डाक जो आपकी व्यवस्था है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इब्न बतूता की पुस्तक किताब उल रहला में मिलता है। और इसका यात्रा वृतांत है। ये क्या है? यात्रा वृतांत का इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको बस इतना नोट कर लेना है, सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये हमें मिलता है किताब उल रहला में मिलता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ये पहला सुल्तान था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि ये पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। ठीक, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। हिंदुओं के त्योहार में क्या? भाग लेता था।
भाग लेता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन ऐसा सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे। जब इनका निधन हो जाता है तब बदायूनी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? बदायूनी लिखते हैं। जब इनका निधन हो जाता है तो उस दिन बदायूनी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा बदायूनी ने लिखा है, मैंने नहीं कहा, मैं बस आपको बता रही हूँ कि इनके निधन वाले दिन बदायूनी कहते हैं। इनके निधन वाले दिन बदायूनी कहते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिए ज़रा कि निधन पर बदायूनी लिखते हैं, निधन पर बदायूनी लिखते हैं, निधन पर बदायूनी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निधन पर बदायूनी लिखते हैं सुल्तान को उसकी प्रजा से, सुल्तान को उसकी प्रजा से, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, मुक्ति मिल गई। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सो यहाँ पर आपके मोहम्मद बिन तुगलक ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फटाफट से इनका रिवीजन करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा आपका सुल्तान था जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शिक्षित था। सबसे ज़्यादा शिक्षित आपका कौन था? तो सर्वाधिक शिक्षित अगर बात की जाए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने जो है बताया कि खगोल शास्त्र का, गणित का, आयुर्विज्ञान का, इन सभी का इसको ज्ञान था। इसने निर्माण क्या करवाया? दीवान ए अमीर ए कोही का निर्माण करवाया, जो कि कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था। इसने फसल चक्र की योजना बनवाई। राजधानी इसने परिवर्तित की दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के इसके शासनकाल में जारी किए गए, जिन्हें इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी। किसकी? दीनार की संज्ञा दी। ये जो दीनार की संज्ञा दी गई, किसके शासनकाल के सिक्कों को दी गई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के सिक्कों को दी जाती है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही होता है। इब्न बतूता एक मोरक्को निवासी था जो कि भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इसकी एक पुस्तक है किताब उल रहला। क्या कौन सी पुस्तक है? किताब उल रहला। किताब उल रहला इनकी पुस्तक है, जिसमें सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें क्या है? इसमें सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन है और यात्रा वृतांत है। ठीक है, बीच बीच में बहुत दर्द होने लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि अब नहीं बोल पाऊंगी, बट अभी तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं बताई थी कि मुझे बहुत ज़रूरी, मतलब ऐसे लगता है कि एकदम से कि अब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए करना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। ठीक, ये प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू जो हैं, इन हिंदुओं के त्योहारों को जो है हिंदू के त्योहारों को मनाना या इनमें भाग लेना शुरू किया था। और इसी के निधन वाले दिन बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये लिखा था किसने? बदायूनी ने। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको शासक पढ़ना है आपके तुगलक वंश में ही। किसको? तुगलक वंश में ही हेडिंग करिएगा, फिरोज शाह तुगलक। किसको? फिरोज शाह तुगलक आपको हेडिंग करनी है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आपको यहाँ पर हेडिंग करनी है, फिरोज शाह तुगलक आपको हेडिंग कर लेनी है। ठीक है, ये पहला शासक था जिसने भारतीय शासक था जिसने पहली बार राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। तो पहला भारतीय शासक, यही आपको नोट कर लेना है कि ये फर्स्ट आपका जो है क्या था? पहला भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा जो है, हज जो है इसकी व्यवस्था की थी। तो पहला नोट करिएगा, पहला भारतीय शासक, पहला भारतीय शासक जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी।
हज की व्यवस्था की। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पहला भारतीय शासक जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो स्थापित किए गए विभाग हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। तो स्थापित विभाग, इस तरीके से सब हेडिंग करिएगा, स्थापित विभाग। स्थापित विभाग, कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए, कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए, तो आइए जानते हैं। पहले तो विभाग को ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। स्थापित विभाग की अगर मैं बात करूं तो स्थापित विभागों में आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनके द्वारा जो स्थापित किया गया विभाग है वो है दीवान ए खैरात। आर्थिक सहायता के लिए स्थापित किया गया था। ये पूछा जाता है दीवान ए खैरात क्या है, तो आर्थिक व्यवस्था के लिए दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात बोला भी जाता है ना, ये तुम्हें वस्तु खैरात में नहीं मिली है ना, यानी कि आर्थिक सहायता के लिए। तो आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक सहायता हेतु। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, दीवान ए बंदगाम। क्या याद रखना है? दीवान ए बंदगाम, दीवान ए बंदगाम, दीवान ए बंदगाम। अगर मैं दीवान ए बंदगाम की बात करूँ तो ये दासों की देखभाल हेतु था। दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए, ठीक है, दासों की देखभाल के लिए था। तीसरा यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, अनुवाद विभाग। अनुवाद जो विभाग है, अनुवाद विभाग, ये क्या था अनुवाद विभाग? अगर अनुवाद विभाग की बात करूं तो ये हिंदू मुसलमानों को अपने विचार विमर्श करने के लिए विभाग था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अनुवाद विभाग क्या था। अनुवाद विभाग था हिंदू मुसलमानों को अपने विचार विमर्श करने के लिए एक विभाग था। तो नोट कर लीजिए यहीं पर ब्रैकेट में, हिंदू मुसलमानों को अपने विचार विमर्श के लिए, अपने विचार विमर्श के लिए, ठीक है, अपने विचार विमर्श के लिए था। ठीक है, आप सोच रहे होंगे काश ऐसा विभाग आज होता तो हम भी किसी से विचार विमर्श कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल होगा, डोंट वरी, होगा। पहले जॉब ले लीजिए, होगा, आपका ही घर होगा जहाँ पर आप विचार विमर्श करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से आपके विभाग स्थापित किए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीवान ए खैरात क्या था? आर्थिक सहायता हेतु विभाग था। दीवान ए बंदगाम दासों की देखभाल के लिए था। अनुवाद विभाग हिंदू मुसलमानों के जो विचार हैं वो अपने विचार जो विमर्श हैं इनको व्यक्त करने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया, दैट इज अनुवाद विभाग। कौन सा था? अनुवाद विभाग था। पहला भारतीय शासक जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं निर्माण कार्यों की तो ये तो विभाग स्थापित किए गए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो किए गए निर्माण कार्य हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो सब हेडिंग करिए निर्माण कार्य। क्या हेडिंग करनी है आपको? सब हेडिंग निर्माण कार्य आपको करनी है फिरोज शाह तुगलक में ही। किसमें? फिरोज शाह तुगलक में ही आपको सब हेडिंग कर लेनी है। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की इन्होंने, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इनके द्वारा करवाएगा। नहरों का निर्माण करवाया गया। दिल्ली के निकट लगभग 1200 के करीब फल बाग इनके द्वारा जो है आपके स्थापित किए गए। तो दिल्ली के निकट फल बागों की स्थापना किसने की थी? दिल्ली के निकट, कहाँ के? दिल्ली के निकट लगभग 1200, मैं लगभग बता रही हूँ, आप समझ सकते हैं, ये अप्रॉक्स है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लगभग 1200 बताया जाता है कि लगभग 1200 फल बाग जो हैं आपके इनके द्वारा स्थापित किए गए। सो आपके लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग जो है इनकी स्थापना किसने की थी? ये आपकी की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दिल्ली के निकट लगभग 1200 फल बाग जो हैं किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। याद रखेंगे आप लोग। इनके द्वारा जो स्थापित नगर हैं वो नगर एक बार जान लीजिए कि स्थापित नगर, तो बसाए गए नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? आपको यहाँ पर याद रखना है आपका फिरोजाबाद। क्या? फिरोजाबाद जो नगर है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जौनपुर।
क्या? जौनपुर। अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर में आपको याद रखना है कि जौनपुर जो है इसका निर्माण इसने अपने भाई जोना खां, अपने भाई जोना खां, ये पूछा जाता है, देखिए जोना खां, जोना खां का है या मोहम्मद तुगलक का है? जोना खां या मोहम्मद तुगलक, या मोहम्मद तुगलक, ये जो जोना खां है या मोहम्मद तुगलक हैं, इनकी स्मृति में बसाया था, इनकी स्मृति में बसाया था, इनकी स्मृति में जौनपुर जो है इसको बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक, सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। सबसे पहला यहाँ पर मैंने बताया कि इनके द्वारा बसाए गए नगर, सबसे पहले याद रखिएगा फिरोजाबाद, दूसरा है जौनपुर। जौनपुर को जो है जोना खां या फिर मोहम्मद तुगलक जिनको बोला गया, इनकी स्मृति में बसाया गया था, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, सो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो कर हैं, इन कर व्यवस्था के बारे में। देखिए इनका जो कर व्यवस्था है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इनके द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हक ए सर्व सिंचाई कर था जो कि इनके द्वारा ही लगाया गया था, तो आपको लिखना है यहाँ पर हक ए सर्व। देखिए भगवान भी मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहता है, मुझे कल से ही जुकाम हो गया है और मेरे जो छाले हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं पता नहीं ऐसी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है अभी, शायद वेदर की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती, आप सभी को पता है मुझे कितना भी दर्द हो, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, हक ए सर्व की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंचाई कर था, क्या था? ये एक आपका सिंचाई कर था, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया, ब्राह्मणों पर अगर जजिया कभी पूछा जाए तो ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? ये आपका लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल जितने भी स्टार मार्क करना चाहें कर सकते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? ये आपका लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैंने आज से कुछ दिन पहले अशोक के 2 स्तंभ बताए थे जो कि मेरठ और टोपरा में थे, वर्तमान अब अंबाला जिले में है। इनको फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही आपका जो है दिल्ली लाया गया। सो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, यहाँ पर जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पर आपको नोट करना है फिरोज शाह तुगलक में ही आपको पॉइंट बनाकर नोट कर लेना है। आपको नोट करना है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अशोक के जो 2 स्तंभ हैं जो कि मेरठ और टोपरा में थे, तो ये कहाँ से आपके मेरठ और टोपरा से आपके जो है कहाँ पर लाए गए? दिल्ली लाए गए। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस लिख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम किया। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसमें नोट कर लीजिए, बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया इन्होंने। बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो सुल्तान पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नासिरुद्दीन महमूद। क्या पढ़ना है आपको? नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद आप हेडिंग करिएगा, नासिरुद्दीन महमूद। अगर मैं नासिरुद्दीन महमूद की बात करूं तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक में याद रखिएगा, अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद। याद रखेंगे आप लोग। सो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि इन्हीं के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक
मंगोल सेना नायक तैमूर। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? तो वो आपको याद रखना है 1398 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1398 ईस्वी में किया था ये आक्रमण। पूछा गया एग्जाम में कई बार, इसीलिए याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली थी। तो तैमूर के आक्रमण के बाद क्या होता है? आक्रमण के बाद 1414 में, कब? 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश की नींव डाली, एक नए वंश की नींव रखी। कौन थी? ठीक। सो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपने क्या जाना, एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ अभी। हाँ, अगर मैं नासिरुद्दीन महमूद की बात करूँ तो नासिरुद्दीन महमूद ये आपका अंतिम शासक था। किसका? अंतिम शासक किसका था? ये अंतिम जो शासक था ये किस वंश का था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था हमारे भारत पर। तैमूर जो है इन्होंने आक्रमण किया था और इसी के आक्रमण के बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं इस बात का कि तुगलक वंश में हमने किन किन शासकों को पढ़ा, क्योंकि इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुगलक वंश में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले तुगलक वंश। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो ये आपका 1320 से आपका कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 तक रहा है ना। तुगलक वंश में मैंने आपको बताया हुआ है कि तुगलक वंश में सबसे पहले तुगलक वंश में आपने पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि संस्थापक थे। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक आपने पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक मैं रफली लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा आपने किसको पढ़ा? इनके बाद कौन था? तो इनके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा आपको यहाँ पर याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। और चौथा आपको क्या याद रखना है? नासिरुद्दीन महमूद। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ये आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं वो लोधी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। सो कॉपी में हेडिंग करिए लोधी वंश। क्या हेडिंग करनी है आपको? कॉपी में हेडिंग करनी है आपको लोधी वंश, आपको यहाँ पर हेडिंग कर लेनी है, ठीक। आइए जानते हैं लोधी वंश के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कि लोधी वंश कब से कब तक रहा। तो लोधी वंश का जो समय रहा है वो 1451 से कब? 1451 या 50 से भी मिलेगा आपको। 1526 रहा है। कब? 1526 रहा है, ठीक है। ये तो मैं लेक्चर की शुरुआत में ही बता चुकी थी। अगर मैं लोधी वंश की बात करूं तो लोधी जो वंश हैं, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापकों में आपको यहाँ पर याद रखना है कि संस्थापक जो थे आपके बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो संस्थापक आपको यहाँ पर नोट करना है। संस्थापक कौन थे? तो आपके जो लोधी वंश है इनके संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी, याद रखिएगा। बहलोल लोधी संस्थापक थे, ठीक है। बहलोल लोधी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठा और अपने नाम का इसने खतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। सो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इनका जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि बहलोल लोधी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खतबा पढ़वाया, ठीक है। अपने नाम का खतबा इसने पढ़वाया था, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विजय थी वो जौनपुर की थी। तो नोट करिएगा, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। कहाँ की थी? जौनपुर की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। किसके बारे में? बहलोल लोधी के बारे में। नेक्स्ट हमें जानना है किसके बारे में? निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह। किसके बारे में? निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के बारे में अब हमें जानना है। सो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट सुल्तान का नाम लिखना है वो क्या लिखना है? निजाम खां। क्या याद रखना है? निजाम खां
निजाम खां सुल्तान, निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर शाह आपको यहाँ पर हेडिंग कर लेनी है अपनी कॉपी में। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको सबसे पहले जानना है कि ये लोदी वंश का महानतम शासक था। याद रखिएगा, ये लोदी वंश का एक महानतम शासक था 1504 में। कब? 1504 में सिकंदर लोदी ने, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर आई एम सो सॉरी, इन सब चीज़ों पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, बट आई एम सो सॉरी इस चीज़ के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि 1504 में सिकंदर जो लोदी हैं, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी जो है इनके किनारे पर आगरा नामक एक जो नवीन शहर है ये बसाया था और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है इस टाइम पर। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे एक चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है और दूसरी चीज़ अपने आप से पहले से ही पैदा हो जा रही है। मैं ध्यान रख रही हूँ बट नहीं हो रहा है ठीक, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी सिचुएशन में मुझे काम करना पड़ेगा। आप लोगों से बढ़ के तो नहीं है ना ये तबीयत वो ठीक होती रहेगी। यहाँ पर आपको लिखना है कि लोदी वंश का महानतम शासक, क्या नोट करना है, लोदी वंश का, लोदी वंश का महानतम शासक कौन था? तो महानतम जो शासक था, महानतम शासक कौन था? तो वो था आपका सिकंदर शाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से आपकी यमुना नदी के किनारे आगरा नामक जो नवीन शहर है ये बसाया था। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया। ठीक है, नगर बसाया और इसे राजधानी बनाया। क्या? इसे राजधानी बनाया। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को कि इसे राजधानी किसने बनाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक है, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी इनके द्वारा ही चलाया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, नाप का पैमाना जो था, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, क्या था? गज ए सिकंदरी चलाया। ठीक है, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी आपका जो है चलाया। ठीक है, नाप का पैमाना चलाया गज ए सिकंदरी, और इसका प्रयोग आगे चलकर शेरशाह और अकबर ने किया। तो आपको यही नोट कर लेना है कि इसका प्रयोग आगे चलकर किसने किया? आगे चलकर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि आगे चल के किसने किया। इस तरीके से आगे चल के शेरशाह तथा अकबर ने किया। शेरशाह तथा अकबर ने किया। इसके बाद आपको याद रखना है इनके बारे में कि इन्होंने ताजिया निकालने और मुस्लिम जो स्त्रियां इनके मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी थी। ठीक है, शहनाई का ये शौकीन था, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ताजिया निकालने तथा मुस्लिम स्त्रियों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये शहनाई का शौकीन था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने अनाज से जकात कर जो है ये समाप्त कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो सिकंदर हैं इन्होंने अनाज से जकात कर समाप्त कर दिया था। तो सिकंदर ने अनाज से
ज़कात जो है ये समाप्त कर दिया था, ज़कात समाप्त कर दिया था। ठीक। गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना कौन करता था? तो ये सिकंदर ही करता था। कौन करता था? सिकंदर ही करता था। सिकंदर शाह के द्वारा गुलरुखी नाम से कविताएं जो हैं इनकी रचना की गई। तो गुलरुखी क्या था? ये गुलरुखी, गुलरुखी इसके नाम से गुलरुखी के नाम से कविताओं की रचना की, कविताओं की रचना की। ठीक है। लास्ट जो शासक यहाँ पर आपको पढ़ना है वो है इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। आइए जानते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी, फिर हम फटाफट से इनका रिवीजन करेंगे लोदी डायनेस्टी का। अगर मैं इब्राहिम लोदी की बात करूं तो ये अंतिम लोदी शासक था। क्या था? ये अंतिम लोदी शासक था। आपको पहला पॉइंट तो यही नोट कर लेना है कि अंतिम लोदी शासक था ये। तो नोट करिएगा, अंतिम लोदी शासक, अंतिम लोदी शासक, अंतिम लोदी शासक कौन था? तो वो था आपका इब्राहिम लोदी। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो इतना ही नोट कर लेना है आपको कि 1518 में, कब? 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ जिसमें कौन हार गया? जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इसके बाद 12 अप्रैल की बात है। इसके बाद 12 अप्रैल को, कब? 12 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम फिर से पराजित हो गया। ठीक है। तो आपको यही नोट कर लेना है, इसमें क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम के मध्य युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध, लोदी के मध्य युद्ध हुआ। कौन पराजित हुआ? जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। ठीक, नोट करिएगा इतना कि इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया और युद्ध स्थल में ही मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी यहाँ पर मारा गया था इसी युद्ध में। और यह भारत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। और यहाँ के बाद से ही बाबर ने आपका जो है मुगल वंश की नींव डाली। तो आपको क्या नोट कर लेना है? आपको इसके बाद यहाँ से नोट करना है, मैं लिख दे रही यहाँ पर कि इस तथा युद्ध में ही मारा गया, तथा युद्ध में ही मारा गया। ठीक है। यह भारत का प्रथम सुल्तान था, यह भारत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में, कहाँ पर? युद्ध स्थल में मारा गया। तथा यहाँ के बाद आई एम सो सॉरी अगेन। आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, बस आज मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें मेरी फिक्स हो जाएं, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है। तथा इसके बाद बाबर ने मुगल जो वंश है, मुगल वंश की नींव रखी। ठीक। सो यहाँ से हमारा जो है क्या शुरू हो जाता है? मुगल वंश शुरू हो जाता है। आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखूँगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मुगल वंश के बारे में होगा। और अगर मैं कोशिश कर पाई तो मैं घर पे रिकॉर्ड कर लूँगी। वैसे तो पॉसिबल नहीं होता है, हमारी जॉइंट फैमिली है, 16+ मेंबर्स है,
पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पर रिकॉर्ड करना। और मैं घर जा रही हूँ, सो हैप्पी राखी इन एडवांस। और जब भी ये वीडियो आपको मिले, मुझे नहीं पता कब मिलेगा, 2-3 दिन में ही मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम फिर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज हम यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं, किसका, लोधी वंश का। तो लोधी वंश का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार जाने से पहले। अगर मैं लोधी वंश की बात करूँ तो लोधी वंश की स्थापना 1451 से लेके कब तक रही है, 1526 तक रहा है, ठीक है। लोधी वंश की जो बेसिकली नींव है किसने रखी थी, या लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी थे। कौन थे, बहलोल लोधी थे आपके जो है इनके संस्थापक थे। इसके बाद हमने किसको पढ़ा, सिकंदर शाह को पढ़ा है, सिकंदर शाह, ये सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट हमने पढ़ा है इब्राहिम लोधी को, किसको, इब्राहिम लोधी को पढ़ा है। इब्राहिम लोधी के जिनके साथ युद्ध हुए वो इंपॉर्टेंट है, सो एक बार इनका फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं। महाराणा सांगा के साथ हुआ था, पराजित हुआ। बाबर के साथ हुआ, पराजित हुआ, और इसमें वो मारा भी गया, युद्ध स्थल में मारा गया। भारत का प्रथम सुल्तान था ये, जो युद्ध स्थल में ही मारा गया, याद रखिएगा। और यहाँ के बाद से मुगल जो वंश है, मुगल वंश जो है आपकी, इनकी नींव रखी गई, किसकी, मुगल वंश की। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो मुगल वंश पर रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।